मैं दिसंबर 2027 का राजनीति राष्ट्रीय कनिकल कोसली। आज हम बीए पार्ट थर्ड में राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध अंतराल से संबंधित खाड़ी संकट के प्रमुख कारणों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि विदित है कि 1973 के अरब इजराइल युद्ध के कारण अरबों में इजराइल और पश्चिमी राष्ट्र के प्रति भारी आक्रोश था। उन्होंने तेल को प्रभावशाली हथियार के रूप में उपयोग करने का निश्चय किया, जिसके आधार पर उनके द्वारा एक प्रमुख तेल निर्यात राष्ट्र का संघ बनाया गया, जिसे ओपेक के नाम से जानते हैं। इस संगठन के द्वारा सबसे पहले तो तेल की कीमतों में बहुत वृद्धि की गई और कुछ समय के बाद पश्चिमी अमेरिका और इजराइल के लिए तेल की आपूर्ति को बंद कर दिया जाता है, इसलिए वहाँ तेल के लिए बड़ी क्राइसिस हो जाती है। इसको तेल कूटनीति के नाम से जानते हैं। खाड़ी संकट के उदय के बहुत सारे कारण माने जा सकते हैं। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण यही है कि ईरान और इराक के मध्य युद्ध होना। लगभग 8 वर्षों तक ईरान और इराक के मध्य युद्ध चला। इस युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा ईरान के विरुद्ध इराक को उच्च तकनीकी से युक्त हथियार भेजे और सद्दाम हुसैन को ईरान के खिलाफ भड़काने का काम किया गया। उसकी पीठ पर हाथ धरे उसे निरंतर प्रोत्साहित किया गया। इस प्रकार की सहायता देने के पीछे उद्देश्य अमेरिका का यही था कि अमेरिका नहीं चाहता था कि जिस प्रकार से ईरान में धार्मिक कटुता जो प्रवृत्ति जो बढ़ती जा रही थी, उसको अरब देशों में फैलने से रोका जाए। लगातार युद्ध के कारण दोनों ही राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक भार पड़ता रहा और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति उनका ध्यान हटता रहा। लेकिन सद्दाम हुसैन की प्रशासनिक कुशलता के कारण और विदेशी सहायता के बल पर इराक को पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में, एक शक्ति के रूप में उसे उभरने का मौका मिल जाता है और सद्दाम हुसैन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा में वृद्धि हो जाती है और विस्तारवादी प्रवृत्ति को आकर्षित हो जाता है। दूसरा जो कारण माना जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है गल्फ क्राइसिस के लिए। दूसरा जो कारण था कुवैत पर इराक का आधिपत्य। जैसे ही पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में इराक एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उसे उभारने का मौका मिल जाता है और सद्दाम हुसैन जिसका राजनीतिक महत्वाकांक्षा वृद्धि होती है। 2 अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन के द्वारा कुवैत पर इराक का आधिपत्य स्थापित कर लिया जाता है। अर्थात कुवैत के जो प्रमुख जो तेल के स्रोत होते हैं उनको इराक के क्षेत्राधिकार में ले जाता है और ये घोषणा की जाती है कि वह कुवैत को किसी भी स्थिति में हानि नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बुश प्रशासन को यह बहाना बन जाता है, अवसर प्रदान कर दिया कि इराक को सबक सिखाया जाए, सद्दाम हुसैन को सबक सिखाया जाए। लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के राष्ट्रों को, देशों को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, लक्ष्य तय किए जाते हैं। पहला उद्देश्य लक्ष्य यह तय किया गया है कि पश्चिमी एशिया के देशों से तेल की आपूर्ति को लेकर के होने वाले संकट का निवारण करना है। अमेरिका को आशंका थी कि जिस प्रकार से ओपेक के द्वारा तेल की आपूर्ति को बाधित कर दिया गया था, उसी प्रकार से इराक के द्वारा तेल की आपूर्ति को बंद किया जा सकता है। दूसरा उद्देश्य था कि क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बनाए रखना, सद्दाम हुसैन के परमाणु शस्त्रास्त्र कार्यक्रमों को नष्ट करना, ध्वस्त करना। अमेरिका नहीं चाहता था कि पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में राजनीतिक मानचित्र में इराक उस प्रकार की स्थिति शक्ति के रूप में अस्तित्व रहे और इस क्षेत्र में जिस प्रकार का शक्ति संतुलन की बात की जाती है, सद्दाम हुसैन के विस्तारवादी कार्य को प्रभावित करने का जो निश्चय किया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुत बड़ी जो पदवी थी, जो शक्ति, जो महाशक्ति की जो पदवी थी, उसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि जॉर्डन
सऊदी अरब और खाड़ी देश से बहुत लंबे समय से अमेरिका के मित्र रहे हैं। इन देशों की तेल से प्राप्त अपनी जो आमदनी थी उसका एक बहुत बड़ा भाग अमेरिकी वित्तीय संस्थान में जमा था। अमेरिकी राष्ट्रपति बुश को आशंका हो गई कि कुवैत पर अधिकार करने वाले सद्दाम हुसैन के द्वारा अमेरिकी वित्तीय संस्थान में जमा पूंजी के निष्कासन के लिए दावा किया जा सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की थी कि इराक की नाकेबंदी की जाए। तीसरा जो कारण था खाड़ी क्षेत्र को अमेरिकी दूर क्षेत्र घोषित करना। सद्दाम हुसैन की जिसका अपनी नाकाबंदी करनी है, इराक की घेराबंदी करनी है, क्योंकि लगभग 200 वर्षों का इतिहास ये बताता है कि सोवियत संघ विस्तारवादी प्रवृत्ति को अग्रसर रहा है। इस समय राष्ट्रपति बुश जानते थे कि सोवियत संघ के जो प्रमुख आकर्षण जो केंद्र हैं, खाड़ी देश, भूमध्य सागर, कृष्ण सागर, लाल सागर में गर्म जल की जो धाराएं हैं वहां तक पहुंचने के लिए सोवियत संघ बेचैन है, बेताब हो रहा है। और जैसे उसे रात रात होगी निश्चित रूप से वे खाड़ी क्षेत्र की ओर दौड़ेगा। इसलिए इराक की नाकेबंदी करने की प्लानिंग की जाती है, योजना की जाती है, निश्चय किया जाता है। अगला जो कारण था सुरक्षा परिषद में इराक की शिकायत करना और सुरक्षा परिषद के द्वारा इराक के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की जाती है। अब की बात अमेरिकी राष्ट्रपति बुश प्रशासन ने अपनी ओर से सीधे ही कार्रवाई करने के बजाय संयुक्त राष्ट्र को माध्यम बनाया। जैसे ही अमेरिका के द्वारा कुवैत पर इराक के आक्रमण की शिकायत की जाती है तो सुरक्षा परिषद के द्वारा इराक की इस कार्रवाई की घोषणा की जाती है, निंदा की जाती है और तत्काल प्रभाव से उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जिनकी पालना करना सभी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के लिए आवश्यक था, अनिवार्य था। अर्थात सभी प्रकार के राजनयिक, कूटनीतिक, व्यापारिक संबंध विकसित करने की बात कही जाती है। कहने यह था कि अब जिस प्रकार की जो कार्रवाई की जाती है, सुरक्षा परिषद ने जिस कार्य घोषित किया और आर्थिक प्रतिबंध लगा जाते हैं, सद्दाम हुसैन के लिए बहुत बड़ी विषम परिस्थितियां पैदा कर जाती है, संकट उत्पन्न हो जाता है। लेकिन सद्दाम हुसैन ने किसी प्रकार की बात की कोई परवाह नहीं की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इराक में सद्दाम हुसैन को इतनी कठोर कार्रवाई की आशा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो कार्रवाई की जाती है, सद्दाम हुसैन ने कुवैत से हटने का कोई संकेत नहीं दिया। और उसके बाद अमेरिका ने डेजर्ट सील अभियान चलाया। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति ने, बुश प्रशासन ने सुरक्षा परिषद से, संयुक्त राष्ट्र संघ से यह सब कुछ निश्चित कराने के बाद अपने नेतृत्व में अमेरिकी नौसेना को और मित्र राष्ट्रों की सेना को सऊदी अरब की जमीन पर उतार दिया जाता है। यह इतिहास में पहला मौका था, पहला अवसर था जब सऊदी अरब ने किसी विदेशी सेना को अपने देश में युद्ध संचालन करने की अनुमति प्रदान की थी। इस समस्या के समाधान के लिए अरब लीग ने भी प्रयास किए, लेकिन ब्राजील, जापान, इन राष्ट्रों ने भी अपने यहाँ जमा पूंजी के निशान पर पाबंदी लगा देती है। सद्दाम हुसैन ने इस प्रकार की जो कार्रवाई की, अरब लीग ने भी जो घोषणा की उसकी निंदा की और सऊदी अरब राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अरबों ने भी अपनी नौसेना को भेजने का निश्चय किया। लगभग 29 राष्ट्रों की सेनाएं अमेरिका के नेतृत्व में भाग लेती हैं, जिनकी संख्या लगभग 6,30,000 के आसपास होती है। अगला जो कारण था सुरक्षा परिषद के द्वारा पारित प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना। सुरक्षा परिषद के बाद जैसे ही इराक के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए गए और सद्दाम हुसैन को हिदायत दी गई, सद्दाम हुसैन को अवसर दिया गया, मौका दिया गया कि वह कुवैत से हट जाए, अर्थात इराक के अधिपति को समाप्त कर दें। लेकिन किसी प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने का कोई संकेत नहीं दिया।
अंत में 20 नवंबर 1990 में सुरक्षा परिषद ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के अनुसार सद्दाम हुसैन को अल्टीमेटम दे दिया जाता है, चेतावनी दी जाती है, धमकी दी जाती है कि 15 जनवरी 1991 को अर्धरात्रि तक इराक वैसे हट जाए, अन्यथा बल का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी स्वीकार करने का सद्दाम हुसैन ने कोई संकेत नहीं दिया। अतः ये खड़ी सड़क के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कारण हैं। आज हम केवल इतना करेंगे, बाकी हम कल करेंगे।